स्टूडेंट्स, मैं रतिराम आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद रतिराम धीमा में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 10 का चैप्टर 18 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रायिकता क्या है। साधारण जीवन में हम बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करते हैं, जैसे कि आज बरसात हो सकती है, राहुल बड़ा होकर के अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। लेकिन ये सब 100% सत्य या फिर कयास ही लगाए जाते हैं। हम किसी भी बात से उसके पूरे नतीजे तक यानी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि किसी भी काम की होने की संभावना कितनी है। अर्थात कोई कार्य या कोई काम 100% होगा अथवा नहीं होगा, इन सब बातों की जानकारी अर्थात किसी भी घटना के होने या नहीं होने का गणितीय विश्लेषण जब हम पढ़ते हैं तो उसको प्रायिकता की गणित कहते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो प्रायिकता क्या है? किसी भी कार्य के होने या नहीं होने का गणितीय रूप, जिसको गणितीय भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं, मैथमेटिकल जो रूप है वो क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। और प्रायिकता को पढ़ने से साथ हमें कुछ शब्द जो हमारे क्वेश्चन में बार बार काम में आते हैं, ऐसे शब्दों का सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है कि यादृच्छिक प्रयोग यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक प्रयोग यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि यदि हम कोई ऐसा प्रयोग करते हैं जिसके सभी संभावित परिणाम अपने को पता हो और कोई न कोई रिजल्ट उस कार्य का अवश्य निकले, ऐसे समस्त प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कहे जाते हैं। इसमें किसी भी परिणाम का हमें पूर्व से निश्चित रूप से उसका पता नहीं होता है कि अमुक उत्तर हमें प्राप्त होगा। तो पुनः यादृच्छिक प्रयोग क्या है कि यादृच्छिक प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके अंदर हमें सभी संभव परिणामों का पता होता है और किसी भी एक निश्चित प्रयोग के होने या नहीं होने की पूर्व में जानकारी हमें नहीं होती है। ऐसे प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहे जाते हैं। सेकंड आएगा समष्टि प्रतिदर्श यानी कि सैंपल स्पेस। समष्टि प्रतिदर्श क्या है? देखिए, जब हम कोई भी यादृच्छिक प्रयोग करते हैं तो यादृच्छिक प्रयोग के समस्त संभावित परिणाम, उन समस्त संभावित परिणामों के समस्त अवयव कह दे या समस्त जो भी अपने परिणाम है, उन परिणामों का समूह है क्या कहलाता है? समष्टि प्रतिदर्श कहलाता है। गणितीय भाषा में कहें तो यादृच्छिक प्रयोग के समस्त संभावित परिणामों का समुच्चय समष्टि प्रतिदर्श कहलाता है और इसे कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं कि यदि हम कोई कॉइन टॉसअप करते हैं, एक सिक्का उछालते हैं, तो उसके दो संभावित परिणाम
होते हैं, हेड और टेल। तो दोनों को एक साथ, दोनों परिणामों को एक साथ एक समूह के माध्यम से व्यक्त करना समष्टि प्रतिदर्श कहलाता है। अब देखिए थर्ड है घटना यानी एन इवेंट। घटना क्या है? एक समष्टि प्रतिदर्श के समस्त परिणाम किसको निरूपित करते हैं? एक घटना को निरूपित करते हैं। यानी यादृच्छिक प्रयोग या यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभावित परिणाम किसमें समाहित होते हैं? समष्टि प्रतिदर्श में समाहित होते हैं। और समष्टि प्रतिदर्श का जो समुच्चय है, उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यानी इसमें जो प्रत्येक परिणाम आपने लिख रखा है, वो अपने को क्या देती है? एक घटना का निर्माण करती है। जैसे सिक्के को अपने उछाला, उसके ये परिणाम समष्टि प्रतिदर्श उसका ये प्राप्त हुआ H और T। तो H यानी हेड और T यानी टेल। तो किसी क्वेश्चन में अपने को दे दिया जाए कि सिक्के पर हेड प्राप्त होना या टेल प्राप्त होना, दोनों क्या है? घटना है। तो घटना क्या है? समष्टि प्रतिदर्श के समस्त समुच्चयों का प्रत्येक अवयव किसको प्रदर्शित करता है? एक घटना को प्रदर्शित करता है। चौथा अपने पढ़ेंगे स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? कि ऐसी घटनाएं जिनका एक दूसरे से कोई भी आपस में मेलजोल नहीं होता है, यानी वो घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, एक घटना का दूसरी घटना से पूरी तरीके से अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे सिक्के को उछाला, हमें हेड प्राप्त हो गया, दोबारा सिक्के को उछाला, पुनः हमें हेड प्राप्त हो गया। तीसरी बार उछालने पर हम पहले से नहीं कह सकते कि सिक्के के ऊपर अवश्य अब की बार टेल प्राप्त होगा। यानी पहली बार सिक्के का उछालना और दूसरी बार सिक्के का उछालना पूर्णतः एक दूसरे से अलग है, किसी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। आश्रित घटनाएं, जितना भी हम ये टॉपिक यानी मुख्य मुख्य शब्दावली जो हम पढ़ रहे हैं, ये शब्दावली मात्र 10th क्लास तक के लिए उपयोगी है। 11th 12th के बाद और सारे बहुत सारी घटनाएं और शब्द आएंगे, हम उनका अध्ययन हमारे अगले चैप्टर जब 11th का पढ़ेंगे या 12th का पढ़ेंगे उसमें करने वाले हैं। इसलिए हम एक बार जहां तक अपनी बुक के क्वेश्चन है वहां तक ही घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्र का विपरीत मान लेते हैं कि ऐसी घटनाएं जिनका किसी पूर्व घटना से या पश्चात की घटना से आपस में संबंध होता है, यानी वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और परिणाम को प्रभावित करती हैं, ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? परतंत्र घटनाएं या आश्रित घटनाएं कहलाती हैं। जैसे कि ताश की एक गड्डी में से आपने एक पत्ता निकाल लिया, उस पत्ते को रखते हुए दोबारा आपने ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला, तो उस पत्ते का पर्टिकुलर कोई, जैसे एक इक्का प्राप्त होना या एक बेगम प्राप्त होना, ऐसी घटना पहली वाली घटना पर निर्भर करेगी। क्योंकि एक पत्ता आपने अलग रख दिया है, इसलिए अब ताश में 52 की जगह 51 पत्ते विद्यमान हैं, यानी आपके कुल संभावित परिणाम 51 में से अब आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसी घटनाएं आश्रित या स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि शब्दावली पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या है और प्रायिकता को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, प्रायिकता को P से लिखा जाता है। इसका क्या असर है? किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, ये होता है PE यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता को किससे लिखेंगे? P कोष्टक E से। और प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के
पक्ष में परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। ये अपना प्रायिकता का सूत्र होता है। प्रायिकता पीई बराबर घटना के पक्ष में परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। अब देखिए, एक अपने ये मान लेते हैं कि अपने पास कोई घटना है या अपने कोई यादृच्छिक प्रयोग किया और उस प्रयोग के समस्त संभावित परिणाम थे, वो क्या थे? n थे। समस्त संभावित परिणाम कितने थे? n थे। यानी टोटल समष्टि प्रतिदर्श है, उसमें कितने अवयव हैं? n अवयव विद्यमान हैं। अपने रिजल्ट टोटल कितने हैं? n हैं, जो भी हो सकते हैं। और घटना के पक्ष में परिणाम, यानी किसी घटना को अपने को जानना है, उसका प्रायिकता निकालनी है, तो उसके पक्ष में कितने परिणाम है ये मान लेते हैं हमारे पास m है। यानी घटना के पक्ष में परिणाम m है और कुल संभावित परिणाम n है। अब सीधी सी बात यह है कि जो घटना के पक्ष में परिणाम है वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कुल संभावित परिणाम में से ही प्राप्त हो रहे हैं। यानी इसको एक उदाहरण समझते हैं कि मेरी जेब के अंदर टॉफियां हैं और मेरे को किसी दूसरे बच्चे को उसी जेब से टॉफी निकाल के देनी है, तो मैं टॉफी कहां से दूंगा? जेब में मेरे पास जितने भी प्रकार की टॉफियां हैं उन्हीं टॉफियों में से उस बच्चे को मैं टॉफी दूंगा। जेब में मेरे पास मान लो 10 टॉफियां हैं, तो मेरे कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 10। अब 10 में से मैं कौन सी प्रकार की और कैसी टॉफी उसको दूंगा, वो कौन है? घटना के पक्ष का परिणाम है। जैसे मेरे को पूछ लिया जाए कि डेयरी मिल्क प्राप्त होगी, तो यदि इसमें डेयरी मिल्क है तो ही तो उसको प्राप्त होगी। तो मेरे कहने का आशय है कि घटना के पक्ष में परिणाम आपको कहां से प्राप्त होंगे? कुल संभावित परिणाम में से ही प्राप्त होंगे। अब मान लो केस फर्स्ट पढ़ते हैं। यदि जो m है यानी घटना के पक्ष में परिणाम है, मेरे जेब में 10 टॉफियां थी, 10 की 10 डेयरी मिल्क थी और 10 की 10 मैंने उस बच्चे को दे दी। इसका मतलब कि कुल संभावित परिणाम 10 थे और घटना के पक्ष में परिणाम भी कितने प्राप्त हो गए? 10। यानी कि n की वैल्यू किसके बराबर प्राप्त हो गई? n के बराबर प्राप्त हो गई। तब क्या होगा? प्रायिकता का मान कितना होगा? Pe इक्वल टू m और n इक्वल हो गए। इसका मतलब यहाँ भी n और यहाँ भी n, और n से n कट जाएगा तो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 1। यानी प्रायिकता इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इक्वल टू 1। ये अपने को प्राप्त हो गई। तो अगर किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 प्राप्त होता है तो ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। कौन सी घटनाएं कहलाती हैं? निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। अब मैं केस सेकंड लूं कि यदि m की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या हो? 0 प्राप्त हो। जैसे मेरे पास जेब में मैंने एग्जांपल दिया 10 टॉफियां थी और उसमें मेरे पास 3 ही प्रकार की टॉफियां थी, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर और रेड कलर। इस 3 ही प्रकार की टॉफियां मेरे पास थी और मेरे को ये पूछ लिया जाए कि आपने बच्चे को स्काई कलर की टॉफी दी है। कैसी दी है? स्काई कलर की। मेरे संभावित परिणाम इन्हीं में से हो सकते हैं, 10 परिणाम वो इसी में से होंगे या तो इन तीनों कलरों में से होंगे। जबकि मेरे को घटना कौन सी पूछी है? कि स्काई कलर की टॉफी, जो कि क्या है ही नहीं। इसका मतलब उसकी m घटना के पक्ष में परिणाम कितने हैं? 0 हैं। तो m की वैल्यू 0, तो Pe की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। Pe की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। यानी इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इक्वल टू क्या आ गई? 0। तो जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है ऐसी घटनाएं असंभव घटनाएं कहलाती हैं।
कैसी घटनाएं कहलाती हैं? असंभव घटनाएं कहलाती हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। तब यहां से हम क्या देखेंगे कि यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई के बारे में विचार करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन इवेंट ई क्या होगा? सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यदि कोई असंभव घटना है उसका तो क्या मान हो गया? 0, और फिर किसी घटना का परिणाम निकालना है, इसका मतलब है कि ऊपर की वैल्यू है वो हमेशा नीचे वाले से क्या प्राप्त होगी आपको? छोटी, क्योंकि मान कहां से लेने हैं? यहां से लेने हैं। तो मान ऊपर वाला क्या प्राप्त होगा? या तो छोटा और या इसके इक्वल। इसलिए पी ई की वैल्यू या तो 0 से इक्वल या 0 से बड़ी और 1 के इक्वल और 1 से छोटी। तो ये अपने प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ लिया है कि एक कथन पढ़ लिया है, गणितीय कथन, कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और 1 के इक्वल या 1 से छोटा होता है। इंपॉर्टेंट कथन है, प्रतियोगी परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा कि पीई इक्वल टू क्या था? m अपॉन n। हमने पढ़ा है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को m अपॉन n से व्यक्त किया जाता है, जहां पर m क्या है? घटना के पक्ष में परिणाम है और n क्या है? कुल संभावित परिणाम है। अब मेरे से ये पूछ लिया जाए कि किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, किसी घटना के घटित होने को किससे लिखते हैं? ई से, और घटित नहीं होने को किससे लिखेंगे? ई के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। घटित नहीं होने की प्रायिकता को किससे लिखेंगे? पीई बार। कैसे निकालेंगे? देखो, नीचे n है, कुल संभव परिणाम वो क्यों रहने हैं। अब ऊपर देखो, यहां पर किसको लिखते हैं? अगर ई है तो ई के पक्ष में परिणाम लिखते हैं, और ई बार है तो ई बार के पक्ष में परिणाम लिखते हैं। तो ई बार का मतलब क्या हो गया कि घटना के घटित होने के विपक्ष में परिणाम। पक्ष में तो m थे, ये हो गया विपक्ष में परिणाम, यानी जो नहीं है। तो कौन से नहीं है? m तो है, तो बच गए जो वो नहीं है, यानी n में से यदि m माइनस कर दूं तो ये किसके पक्ष के हो गए? ई बार के, यानी घटना के घटित नहीं होने के पक्ष में परिणाम प्राप्त हो गए। अब देखो, ये क्या इंप्लाइज करता है कि पी ई बार बराबर n बटे n, मतलब 1 माइनस यहां से क्या आएगा? m बटे n। तो यहां से क्या आया? पी ई बार बराबर 1 माइनस m बटे n। किसका आंसर है? पीई का, m 1 माइनस पीई। तो यानी किसी घटना के घटित नहीं होने का आंसर हमें प्राप्त हो गया है, पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, हर बार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको दिया गया है कि पी ए इक्वल टू 0.75, तो पी ए बार ज्ञात करो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे कि आप सबसे पहले पी ए बार का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी ए। पी ए का आंसर यहां से पुट कर देंगे। दिस इज इंप्लाइज पी ए बार बराबर 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 0.25, ये आंसर होगा। तो ये एक एग्जांपल था किसका, कि यदि आपको दिया गया कि घटना के घटित होने की प्रायिकता दी गई है और नहीं होने की पूछी है, या फिर आपको नहीं होने की प्रायिकता दे दी जाए और होने की पूछ ले, इसी सूत्र में मान रखना है, आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साधारण क्वेश्चंस की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन, सिक्के की। एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 2। सिक्के को कितनी बार उछाला? एक बार।
एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 2। याद रखना है क्योंकि आपको पता है सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो सिक्के को टॉस अप किया, टॉस अप करके आपके पास दोनों परिणामों में से एक परिणाम आपको मिलेगा। तो कुल संभावित परिणाम आपको पता है, यानी इसकी समष्टि प्रतिदर्श क्या होगा? H, T। ये 2 रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम बराबर 2 और प्रतिदर्श समष्टि H, T। ऐसे यदि हम सिक्के को 2 बार उछालें, या यूं कहूं कि एक ही सिक्के को 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों घटनाएं एक ही परिणामों को निरूपित करती हैं। यानी अगर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 2 बार उछालें तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी 4। कितने परिणाम होंगे? 4। यानी एक बार जितना उछालने का परिणाम है उसके ऊपर कितनी बार आपने उछाला है वो पावर में लगा दीजिए। यदि आपने 3 बार उछाला है तो परिणाम क्या होगा? 2 की पावर 3 यानी कुल परिणाम कितने होंगे? 8। यदि सिक्के को 4 बार उछाला है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4 4 8 दूनी 16। टोटल परिणाम कितने हो गए? 16। तो ये आपको सिक्के को चाहे कितनी बार उछाल ले, कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? एक बार उछालने पर जितने परिणाम आते हैं उसके ऊपर जितनी बार उछाला है उतनी बार क्या लगा दो, उतनी ही उसके ऊपर पावर लगा दो। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहां से चालू करेंगे सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम बराबर 2। अब लिखेंगे घटना, लिखने का तरीका देख लीजिए। घटना, और जो आंसर अपने को पूछा है, क्या पूछा है कि एक बार हेड आने की प्रायिकता, या सीधा कहूं सिक्के को एक ही बार उछाला है तो हेड आने की प्रायिकता। तो अपने क्या लिखेंगे? घटना, और यहां लिखेंगे हेड आने की प्रायिकता। प्रायिकता नहीं, हेड, घटना हेड आने की के पक्ष में परिणाम, के पक्ष में परिणाम। ये हम सूत्र से पहले वाले दूसरी लाइन लिख लेंगे। और पक्ष में परिणाम कहां से पता चलेंगे? आपको जो समष्टि प्रतिदर्श आपने लिखा है इससे आपको पता चलेगा कि इसमें हेड कितनी बार लिखा हुआ है। एक बार लिखा हुआ है, एक। अब वही प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, सूत्र यहां लिख देंगे और सूत्र में मान रख देंगे तो क्या आएगा? Pe बराबर 1/2। ये अपने को आंसर प्राप्त हो गया है। एक किसकी वैल्यू थी? घटना के पक्ष में परिणाम, ये ऊपर लिख दिया। कुल संभावित परिणाम 2, ये नीचे था, मैंने नीचे लिख दिया। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन प्रायिकता का बनता है। अब हम करेंगे कि यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाए, क्वेश्चन क्या है कि यदि सिक्के को, अपना क्वेश्चन है सिक्के की 2 उछालों में कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए सिक्के को कितनी बार उछाला, तो सबसे पहले जितनी बार उछाला है उसका उतनी बार का परिणाम अपने को, कुल संभव परिणाम यहाँ पर लिखना है। सिक्के को एक बार दो बार उछाला है तो अपने लिखेंगे सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम बराबर कितने हैं? 4। और इसकी प्रतिदर्श समष्टि अपने को लिखनी है S = अब देखो परिणाम कैसे आएंगे। 2 सिक्के हैं मेरे पास, इधर वाले पर हेड आ गया, इधर वाले पर भी हेड आ गया। एक साथ उछाले या 2 बार उछाले, बात एक ही है। दोनों को एक साथ कैसे लिखूंगा? छोटे कोष्ठक में, इधर इस वाले पर भी हेड, इस वाले पर भी हेड। ये एक परिणाम होगा क्योंकि दोनों का साथ परिणाम बताना आपने। एक परिणाम होगा, इस पर हेड, इस पर टेल आ सकता है, इस पर टेल, इस पर हेड आ सकता है, और दोनों पर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो ये 4 परिणाम अपने को याद रखने हैं कि समष्टि प्रतिदर्श में कुल 4 परिणाम इस प्रकार के होंगे।
अब जाते हैं अपने सेकंड लाइन, क्या लिखते हैं, घटना, और क्या पूछा हुआ लिखो, कम से कम एक चित्त, तो यहां पर डेश लगा के कम से कम एक चित्त आने के पक्ष में परिणाम। देखिए कितने आएंगे, कम से कम एक चित्त आने के पक्ष में परिणाम। अब देखो कम से कम यानी एटलीस्ट, कम से कम का क्या से है कि इन रिजल्ट में से मेरे को कम से कम प्रत्येक में एक बार टी लिखा हुआ, चित्त का मतलब हेड लिखा हुआ मिलना चाहिए। हेड का मतलब चित्त और टेल का मतलब बट। तो मेरे को प्रत्येक में कम से कम यानी एक बार हेड लिखा हुआ देखना है, 2 बार लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसको भी शामिल करना है। इसमें एक बार हेड है, ये हो गया, इसमें एक बार हेड है, ये भी हो गया, इसमें भी एक बार हेड है, ये भी हो गया, इसमें एक बार भी हेड नहीं है तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो अपने पास कितने प्राप्त हो गए परिणाम, 3, और तीनों परिणामों को हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कौन कौन से परिणाम अपने को प्राप्त हुए हैं, HH, HT और TH, ये परिणाम अपने को प्राप्त हुए। तीनों परिणाम मैंने लिख दिए। अब वही प्रायिकता का सूत्र जो ऊपर लिखा हुआ है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। PE बराबर घटना के पक्ष से परिणाम यहां से देखेंगे 3, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 4। तो यानी प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस का आपको 3 लाइनें, 1, 2 और एक सूत्र की और एक ही आंसर, यानी 4 लाइंस में अपने को आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो था किसका, सिक्के को कम से कम उछालो, कम से कम आने की घटना। अब देखते हैं कि एक सिक्के को 2 उछालों में अधिक से अधिक, या ये क्वेश्चन हम 3 वाला कर लेते हैं, जिसमें सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार uछाला गया है, वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिससे अपना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना कि सिक्के की 3 उछालों में अधिक से अधिक या अधिकतम 2 चित्त आने की प्रायिकता याद कीजिए। यह अपना क्वेश्चन है कि सिक्के की 3 उछालों में अधिकतम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो आंसर कहां से चालू करना है, सबसे पहले सिक्के की कितनी उछाल है, 3, तो आप लिखोगे कि सिक्के के 3 उछालों में कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 8। क्यों, एक बार उछाले पर कितने परिणाम, 2, कितनी बार उछाला, 3 बार, तो 2 की पावर 3 यानी कितने, 8। तो उसकी आपको लिखनी क्या है, समष्टि प्रतिदर्श यानी सैंपल स्पेस क्या होगा। देखो 3 बार उछाला है तो एक छोटे क्वेश्चन में आपको 3 HT या HTH इस प्रकार के नंबर्स प्राप्त, डिजिट प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए 3 सिक्के हैं, एक ही साथ में है और एक तीसरे के पास है, इस पर हेड आ गया, इस पर हेड आ गया, इस पर भी हेड आ गया, इस प्रकार अपने सेट करेंगे, हेड, हेड और हेड, यानी तीनों के ऊपर एक साथ क्या जाए, हेड आ जाए। फिर आप इसको एक एक को बदलते जाइए, इस पर भी हेड रह जाए, इस पर भी हेड, इस पर टेल हो जाए, इस पर हेड है, इस पर भी टेल हो जाए, इस पर भी टेल हो जाए, या फिर इसके पास हेड है, इसके पास टेल हो जाए और इसके पास हेड हो जाए। 3 हेड थे, 2 एच रख लिए, 1 टी कर दिया, फिर 1 एच रख लिया, 2 टी कर दिए, फिर बाहर वाले दोनों एच, बीच वाला टी, ये तो हो गया एच। अब देखते हैं क्या कि तीनों के ऊपर क्या प्राप्त हो जाए, टी प्राप्त हो जाए। तीनों के ऊपर क्या हो जाए, टी का मतलब टेल, तीनों पर टेल प्राप्त हो जाए। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं एच और टी, तीनों पर टी प्राप्त हो जाए। फिर देखो इसको इसकी तरह एक्सचेंज करते जाओ, 2 पर टी रख लो, 1 पर एच कर दो, फिर क्या करो, 1 पर टी रख लो, 2 पर एच कर दो,
और फिर क्या करो इसकी तरह, यहाँ पर टी, यहाँ पर एच और यहाँ पर टी। एक सिंपल तरीका, यदि आपको 4 याद कर लो, 4 अपने आप आ जाएंगी, एच एच एच, एच एच टी, एच टी टी और एच टी एच। अब इनको चारों क्या करो, एच को टी से और टी को एच से रिप्लेस कर दो। एच की जगह सारे टी, एच की जगह टी, टी की जगह एच, एच की जगह टी, टी की जगह एच और एच की जगह टी और टी की जगह एच। तो यानी आपको जो 8 संभावित परिणाम है वो एक साथ समष्टि प्रतिदर्श में प्राप्त हो गए। अब आपको देखना है क्या, लिखनी है घटना। कौन सी घटना है, अधिकतम 2 चित्त। तो यहां पर लिखोगे डेश लगा के, अधिकतम 2 चित्त आने के पक्ष में परिणाम कितने होंगे। देखिए अधिकतम, थोड़ी देर पहले अपने बात की थी एटलीस्ट यानी कम से कम, अभी हम बात कर रहे हैं अधिकतम यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास 2 चित्त पूछे कि अधिकतम 2 चित्त होने चाहिए, तो आपको कम से कम में यानी चित्त हो या न हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी यहां से हम परिणाम देख रहे हैं उस परिणाम में 2 से ज्यादा बार चित्त नहीं होना चाहिए। समझे मेरी बात, क्या कहा मैंने कि जो भी संभव परिणाम है, इन परिणामों में जो भी अपने कोष्टक चुनते हैं उस कोष्टक में 2 से ज्यादा का मतलब कि 3 बार क्या नहीं होना चाहिए, चित्त नहीं होना चाहिए। जिसमें 3 बार चित्त आ रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी सभी को ले लेंगे। जैसे 2 चित्त, चित्त का मतलब हेड, तो मैंने क्या कहा कि 2 से ज्यादा बार चित्त नहीं होना चाहिए, इसको शामिल नहीं करेंगे। इसमें 2 ही बार है, शामिल कर लिया। इसमें 1 बार है तो भी कर लिया, इसमें 2 बार है कर लिया, इसको कर लिया, क्योंकि इसमें एच है ही नहीं, है ही नहीं, इसका कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि आपके क्या है, मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, तीसरी बार नहीं होना चाहिए, अपने ये देखना है। ये भी शामिल कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए 7। तो कुल संभव परिणाम कितने, 8 और घटना के पक्ष में परिणाम कितने, 7। 7 को यहां लिख देंगे और सीधा अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे कि PE = 7/8 यानी 7/8। तो ये अपना क्वेश्चन कौन सा हो गया कि सिक्के की 3 उछालों में अधिकतम 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सिक्के की 3 उछालों में और अधिकतम किसका नाम आ जाए, एकांतरतः, क्या नाम आ जाए, एकांतरतः, यानी इसको क्या कहेंगे, अल्टरनेट। अल्टरनेट चित्त या पट आने की प्रायिकता आपसे पूछ ली जाए, किसकी, चित्त और पट, यानी चाहे तो चित्त आ जाए अल्टरनेट और चाहे पट आ जाए, तब देखो आंसर क्या होगा। अल्टरनेट का मतलब एक बार चित्त आए फिर पट आए फिर चित्त आए, या फिर एक बार पट फिर चित्त फिर पट, यानी हेड हेड या टेल हेड टेल। इस प्रकार के जो भी परिणाम है उनको आप देख लें। तो क्वेश्चन तो वैसे बसा, संभव परिणाम भी वैसे के वैसे। घटना कौन आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा एकांतरतः, और यहां पर क्या आ जाएंगे, एकांतरतः, चित्त और पट। ये आपकी घटना हो गई आने के पक्ष में परिणाम। अब यहां से देख रहे हैं, देखो इसमें लगातार एच आ रहा है, इसमें भी लगातार एच आ रहा है, इसमें एच टी, लेकिन उसके बाद फिर एच नहीं आ रहा। ये देखो एच टी एच, तो एक परिणाम तो ये हो गया, कौन सा, एच टी एच, यानी एकांतरता आ रहा है, टेल दोबारा है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें देखो टेल हेड टेल। तो कुल परिणाम कितने हुए, से पक्ष में परिणाम कितने हैं, 2। इन परिणामों को यहाँ लिख देंगे, कौन कौन से परिणाम हुए, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, ये परिणाम आपने लिख दिए। और अब इसका आंसर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2/8, तो यानी आंसर कितना हो गया, 1/4। ये आपको आंसर प्राप्त हो गया है। तो सिक्के के 1 उछाल, 2 उछाल और 3 उछाल अपनी बुक में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की है, एनसीईआरटी है या राजस्थान बोर्ड की है, तीनों बुक में सिक्के से संबंधित 10th बोर्ड में 1 उछाल, 2 उछाल और मैक्सिमम 3 उछाल तक के ही क्वेश्चंस
पूछे गए हैं। तो हम आज सिक्के के तीनों छालों के प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी की ये सारी कथन और छोटे छोटे ये सिक्के पर आधारित संपूर्ण क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।